बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जी। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जून का माली साल ख़त्म हो रहा है और आज की जो सारी चीज़ें हैं वो ईरान और जो इसराइल की वॉर थी उसके हिसाब से चीज़ें क्या शेप अप हो रही हैं, क्या किस तरफ जा रही हैं। इसके साथ साथ हमारे अपने सबसे जो मसले मसाइल हैं या क्या हुकूमत की सोच है, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये प्रोग्राम आपके दम से चलता है, इसको लाइक करें, फॉलो करें और इसके साथ साथ शेयर भी करते रहें। लेकिन सबसे पहले जनाब आपसे आज, क्योंकि ये आप लोगों के जो हमें कमेंट्स आते हैं उसमें ये होता है जी कि आप सवालों के जवाब जो उनसे हैं वो हमने कहा है कि इस दफ़ा सवालों के जवाब हम सबसे पहले देंगे और उसी में कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारी चीज़ें जो उनसी हैं उनके मतलब आपको मालूमात भी फराहम करें। इसके साथ साथ दूसरे जो लोग हैं जो समझते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, वो भी ताकि आपकी राय से मुस्तफ़ीद हो सके। तो सबसे पहले जी बात करते हैं, एक हमारे दोस्त हैं अली रज़ा साहब आरिफ वाला से। इन्होंने कहा है जी कि सर, ईरान इसराइल की जंग का हमारी ज़राअत और फसलों के रेट पर क्या इम्पेक्ट आएगा। इनका सवाल ये है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मेरी आज की बातचीत भी इसी पे ही शुरू कर रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, हमारी बहुत सारी ज़राअत और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान आती हैं। हमसे वो हमारी कुछ जो यहाँ की फसलें हैं उनको लेते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें जो वहाँ की पैदावार है वो हमें मिलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं दो चीज़ें आपको इल्म में लाना चाहूँगा जो सीज़न भी है। एक है सबसे पहले बासमती का सबसे बड़ा गाहक जो आप कह लें कि दुनिया में, वो तीसरे नंबर पे वो ईरान है। और चावल हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त एक ऐसी जो है एक्सपोर्ट की फसल है और इससे हमारा किसान जो है वो पैसा भी कमाता है और मुल्क के अंदर जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो भी उसकी ज़मानत भी ये चावल की एक्सपोर्ट देती है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि ईरान अगर हमारा चावल नहीं लेगा तो हमारा जो चावल का जो काश्तकार है वो पिट जाएगा। अभी सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई है, इम्पॉर्टेंट आ गया है। आपको इसके साथ साथ बताऊँ कि भारत का 1 लाख टन उनका जो चावल था, बासमती चावल, वो ईरान के लिए जो था वो फंस गया था और वहाँ पे बड़े ही जो है आहो बका वहाँ पे फैल गई कि जी हमारा अब क्या बनेगा। तो ये मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तो बिल्कुल उसके साथ हमसाया है और हमारा बहुत सारा चावल वहाँ जाता है। तो चावल के लिए शुक्र है कि ये वॉर जो उनसी है वो अब थम गई है और उम्मीद है कि ये अब अमन कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारा किसान बहुत जुड़ा हुआ है। एक और मैं आपको अर्ज़ करूं कि आम और केले की भी बहुत सारी बरामदत पाकिस्तान से। आम के जो हमारे काश्तकार हैं जो कि हमारे सिंध के, पंजाब के हैं, साउथ पंजाब के हैं, उन इलाकों के हैं, उनकी बहुत सारी जो उनसी आमदनी है उसका दारोमदार किस पे होता है? वो हमारे ईरान को जो हमारी आम की सप्लाई है उससे होता है। मैं बड़ी आपको एक बहुत बड़े काश्तकार से मेरी बात हुई पिछले साल एक तकरीब में और उन्होंने ये कहा कि उनके ये स्टेटमेंट मैं एज़ इट इज़ आपके में कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब, अगर ईरान हमसे आम ना लेता तो हमारे आम का जो कीमत थी वो आलू के बराबर थी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ईरान पाकिस्तान से आम नहीं लेता तो हमारे बहुत सारे जो ग्रोअर हैं, जो मैंगो ग्रोअर्स हैं, उनके ऊपर किस किस्म के असरात आ सकते हैं। तो मैं ये ज़रा तस्वीर कशी करना चाह रहा था कि भारत के साथ तो हो ही हुआ है चावलों में, इसी तरह हमारी और दीगर मसनूआत हैं जिनके ऊपर कि हम डिपेंडेंट हैं। हमारी मार्केट है वो केले की, जिस तरह से अभी सिलसिला है। तो ऐसे बहुत सारे फल, सब्ज़ियाँ, चावल, दीगर जो अजनास हैं वो वहाँ जाती हैं और बहुत पसंद की जाती हैं। तो ईरान में अगर बॉर्डर के ऊपर मसले रहेंगे, रास्ते रुक जाएंगे, तो एक हमारे लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन उम्मीद है कि अब ये बेहतरी की जानिब ये चीज़ें जाएंगी। जी आगे आते हैं जी दूसरे सवाल पे। जी हमारे दोस्त हैं जी राना जैन साहब, इनका सवाल है, इस बार हाइब्रिड धान का क्या रेट रहेगा। जनाब, रेट तो जो उनसे हैं वो बेहतर रहेंगे, उम्मीद है इसकी। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो कौन सी हैं। वो हमारी वो वैरायटीज़ जो कि बासमती की या आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग ग्रेन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका बहुत सारी मार्केट है। लेकिन हाइब्रिड की भी मार्केट है और हाइब्रिड के लिहाज से देखा जाए तो उम्मीद है कि रेट बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो चावल अब लग रहा है और अभी जो सिचुएशन है कंज्यूमर साइड पे, दो कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनकी की कीमत इस टाइम छत पे चली गई है। मैं यकीनन आपसे कह रहा हूँ कंज्यूमर साइड पे बात करते हुए, एक चीनी की
वो आपको पता है कि वहाँ पे गड़बड़ हो गई कि 7.5 लाख टन चीनी इन्होंने बाहर भेज दी, पैसा जेब में चला गया किसी और के, और अब वही चीनी डॉलरों में पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारे लिए जो चावल है ये भी एक्सपोर्ट करना है, लेकिन एक्सपोर्ट कहाँ पे जा रही है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए वो मार्केट्स जो उनसी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कि इंडोनेशिया की मार्केट है, इस तरह कीनिया की मार्केट या अफ्रीका की मार्केट जो उनसी है वो एग्जिस्ट करती है। तो हाइब्रिड की भी उम्मीद है कि बहुत अच्छी होगी। और इसमें एक आपको बताता चलूँ कि चाइना में पाकिस्तान से जो चावल जा रहा है वो बहुत पसंद किया जा रहा है, और तकरीबन 120% से ज़्यादा इस दफ़ा हमारी सेल हो गई है, यानी कि हमको $30 मिलियन से ज़्यादा का चावल चाइना भेज चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अरसे के दौरान तकरीबन ये 14-15 मिलियन के ऊपर थे, तो डबल कर दी हमने। तो ये एक अच्छी बात है और वहाँ पे हमारे चावल की मांग में इजाफा हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है आपकी खिदमत में पेश किया। जी, हमारे साथ हैं जावेद बलोच साहब, हमारे बड़े ही रेगुलर लिसनर, हमारे प्रोग्राम को देखते भी हैं। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा कैसे बना जा सकता है, इनका तरीक़ेकार क्या है, नीचे भी बता दें। बजट में शुगर की नई मंडियों की रसाई का जिक्र हुआ था, वो मामलात कहाँ पर हैं? जी, शुगर का तो सिचुएशन मैंने बता दी कि हालात जो उनसे हैं वो ये है कि नई मंडियाँ तो पता नहीं अब वो कहाँ पे हैं लगेंगी। पहले तो हम खुद अपने लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस बारे में अभी मेरे ख्याल से सिचुएशन वो इस काबिल नहीं है कि उस पर हम कमेंट कर सकें, क्योंकि हुकूमत खुद जो है वो इंपोर्ट करने जा रही है और काबीना ने इसकी इजाज़त भी दे दी है। जहाँ तक बात है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपनी ज़मीन, उसकी फसल और उसकी वैरायटीज़ के मुतालिक हमारे कॉल सेंटर पर रब्ता करके हमारे साथ डिस्कस करें। ज़रूर हम आपको मुकम्मल आगाही भी करेंगे फार्मिंग की। इसके साथ साथ आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपकी जो कीमत होगी उसके बारे में बताएंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बिला फ़िक्र अपनी जो फसल की जो मुनासिब कीमत है, जो मार्केट से ऊपर की कीमत है, अगर अच्छा उगाते हैं तो प्रीमियम भी पे करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह आपको साथ होगा। इसके बारे में आप मुकम्मल तौर पे हमारी कॉल सेंटर में जो स्टाफ है उससे बात करके एग्री एडवाइज़र आपको गाइड कर देंगे। जी, हमारे ये दोस्त हैं नियाज़ अली साहब, ये कह रहे हैं कि आलू के बारे में अगला सीज़न कैसा लगेगा। आलू का देखें सीज़न हमारा अभी भी है इसमें, और मांग हर जगह पे है। मैं आपको बताऊं हमें खुद बहुत बड़ी मांग एक हुई, लेकिन क्वालिटी और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें आती हैं। इस तरह से इस दफ़ा जो बारिशों का सिलसिला हुआ था उससे नुकसानात का एहतमाल हुआ, लेकिन उम्मीद ये है कि अब मज़ीद बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, और आप अगले सीज़न में मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा बीज उगाएं, हमारे साथ डिस्कस करके उगाएं, तो ज़रूर आपको मंडियों से बेहतर रेट मिल सकेगा। ये हमारा देखें एक नस्बुल ऐन भी इसी चीज़ पे है कि आपको किसान की जो है उसकी मजदूरी, उसके साथ साथ उसकी जो मुनाफा है उसमें इजाफा किया जा सके। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके सिलसिले में ला रहे हैं। अब जनाब आते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट नुक्ता कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल में क्या हुआ है, और इसमें कसूर शायद IMF का भी नहीं जितना हमारे अपने जो उनसे हैं अपनों ने हमारे साथ जो सितम ढाया है। तो अभी जो सिलसिला ये हो गया है कि हुकूमत पिछले 10 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो मुझे नज़र ये आता है कि हुकूमती जो अखराजात और टैक्स, इन दो चीज़ों को देखते हुए आमदनी और उसका जो इस्तेमाल, तो टैक्स का मकसद ये होता है कि हुकूमत अपना, जिसे वो रेवेन्यू कहते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाती है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि पिछले 3 सालों में 18% से हम 30% की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है या आमदनी बढ़ाने का तरीका, और उसमें कोई टैक्स देने वाले नहीं बढ़े, हमारी महंगाई ने इतना टैक्स कर दिया। अगर आप देखें कि हम 2022 में 6.14 ट्रिलियन रुपयों पे थे, यानी कि हमारा रेवेन्यू था टैक्स के थ्रू। फिर हम चले गए 2023 में 7.17 ट्रिलियन पे। फिर हमने 24 में इतनी महंगाई की कि 9.31, और 25 में हम चले गए तकरीबन 12 ट्रिलियन रुपीज़, 12,000 अरब। और अगले साल हुकूमत ने क्या किया है, जो और ज़्यादा टैक्स बढ़ा के
वो चला गया है 14.13, यानी कि 30% के करीब हम बढ़ जाएंगे टैक्सेशन। और इसमें मैंने जैसे बताया कि टैक्सेशन जो हो रही है वो कहीं से भी नहीं हो रही कि इस तरह से कि हमारी जो टैक्स देने वाले हैं वो बड़े हैं। वो कहाँ से आ रही है? वो महंगाई से आ रही है। तो ये अब इतना निचोड़ दिया गया है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 30% अगर ये हम टैक्स में दे देंगे तो कमाएंगे क्या। अगर मैं बिज़नेसेस की बात करूं इस वक्त, तो एग्रीकल्चर के बिज़नेसेस का भी यही हालत है कि कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 49 से 50% उनकी कमाई पे टैक्स है। अब वो अपनी बहुत सारी लोगों को तनख्वाह देते हैं, रोज़गार फराहम करते हैं, अगर उनका मुनाफा या उनकी आमदनी टैक्स में जा रही है तो फिर वो क्या करेंगे? अपनी चीज़ों को बढ़ा देंगे या कीमतों को बढ़ा देंगे। कीमतें बढ़ाने से क्या होगा? सारा चक्कर जो है वो कंज्यूमर पे आ जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अभी देखें, हम पेट्रोल की बात करते हैं, अभी हुकूमत पेट्रोल पे 120 रुपये टैक्स ले रही है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, मैंने पिछले 3-4 प्रोग्राम में कहा कि 18% GST लगा दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। अब जितना अगर हम टैक्सेशन कम करेंगे उतनी हमारी क्या है, उस चीज़ की बिक्री होगी, उतना हमारा कारोबार बहलेगा, उतना ज़्यादा हमारे पास रेवेन्यू का तरीका आएगा। लेकिन चूँकि ये चीज़ें जो सी हैं हमारे इस्तेमाल और ये जो हमारे अखराजात हैं, हमारी जो बादशाहत यहाँ पे कायम है, जिस तरह से हुक्मरानी की जा रही है, मेरे ख़्याल से उस तरीक़ों को बदलना होगा। इसके बाद मेरे ख़्याल से अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ कर सकें, टैक्सेशन कर सकें। तो हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि अभी हुकूमत ने 4.5% का तखमीना लगाया है कि वो एग्रीकल्चर को ग्रोथ करेगा। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो सिलसिला है वो ये है कि गंदम अभी तक वहीं की वहीं खड़ी है, हमारी जो मकई है वो उधर ही खड़ी है। तो ऐसी फसलें जो कि अगले 2025 के जो हमारा अगला सीज़न आ रहा है उसमें जो हमारे लिए बेहतर हों, हम उस तरफ कौन सी ऐसी फसलें लगा सकते हैं, इस वक्त वो सिचुएशन बड़ी हमारे लिए अहम है कि हम कहाँ जाएं। हमारी जो एग्रीकल्चर में यूरिया, DAP या दीगर खादों की जो इस्तेमाल है वो 3 साल में कम हो गया है। अब आप नज़र लगाएँ कि अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो लोग जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? ये एक अहम नुक्ता है। इसका जवाब मेरे ख्याल से कल हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा है जी कि हमने एग्रीकल्चर पे टैक्स कम करना है। तो मेरा ये अच्छी बात है कि हुकूमत को एहसास हो गया है कि अब टैक्सेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मज़ीद वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, और अब वो ये कह रहे हैं कि इसको वो कम करेंगे। इस सिलसिले में हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और हुकूमत को तजावीज़ भी दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए। टैक्सेशन पे जनाब ये जो बात हो रही है, इसमें जो FBR के जो ये नुमाया इजाफा है 24% तक ये चला गया है और 30% तक ये जा रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ का कोई नज़र नहीं आ रहा, जो उन्होंने टैक्स का जो मज़ीद लोगों को टैक्स में लाए हों, वो किस वजह से है जी? वो इस वजह से है, नंबर 1 महंगाई से हमारी। दूसरे नंबर के ऊपर जो करेंसी पिछले 3 से 4 साल में जो 150 रुपये 170 का डॉलर था, अब वो 280 के डॉलर पे चला गया है, तो उस वजह से भी कीमतें बढ़ गई हैं। और तीसरे नंबर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हुई है उसने इतने लोगों को मार दिया है, इतनी ज़्यादा निचोड़ा गया है कि अब खुदा की पनाह मांगते हैं लोग। इस सिलसिले में आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपनी राय हमसे दें, हमें दें, ताकि हम ये अपने जो भी चैनल्स हैं उनके थ्रू इसको पहुंचा सकें। मज़ीद बड़ा आपसे दरख्वास्त है कि अपने मसाइल के बारे में भी ज़रूर लिखा करें, ताकि आपको जहाँ पे जो मसला आ रहा है, चाहे वो बेहतर खादों की फराहमी है, बीज की फराहमी है, इसके साथ साथ अगर आपको पानी के बहुत सारे इस टाइम मसले मसाइल आए हुए हैं, पानी को नहीं मिल रहा, इस बारे में ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाएं ताकि दुनिया को पता चल सके। देखिए, आपके हाथ में इस टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि आप अपनी आवाज़ की कोई हद नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप ज़रूर इसके थ्रू हमें अपने पैगामात भेजें, सवालात भेजें, ताकि हम उनका जवाब दे सकें, और ना सिर्फ दे सकें बल्कि ले भी सकें। जो मुतलका हुक्मरान हैं उनसे भी बात करें, पॉलिसी साज हैं, कि भाई ये इस टाइम लोगों के मसले हैं, ये हल ना हुए तो बैठ गई है किसान बैठ गया है। हम मज़ीद जो है 25 करोड़ आवाम
उनको पालना, 20 करोड़ यहाँ पे जानवर हैं, 45 करोड़ जो यहाँ पे लोग, हैवानात, परिंदे बसते हैं, उनकी जो जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए खाने पीने की, खुराक की, उनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आती है और हुकूमत को मेरे ख्याल से ये बावर कराते रहेंगे हम, और आपके साथ ये सिलसिला जारी रखेंगे। आखिर में जी आते हैं, एक बहुत अहम मेरे ख्याल से फ़ैसला हुकूमत पंजाब ने किया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि जो चावल की बेल्ट है उसमें ये 13 जहर जो उनसे इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। बहुत एहसन इकदाम है, और मैं ये पढ़ रहा था कि इवन पंजाब जो भारत में है उन्होंने भी इसके ऊपर, अब वो कह रहे हैं जी हमने ये बैन करना है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर्स बड़े जद में आ गए हैं। वो अगर 150 मिलियन मेट्रिक टन चावल की पैदावार से जा रहे हैं 2026 में, और उस पे अभी भी पाकिस्तान को वो बीट नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं भारत में। लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके जो जहर आलूद चावल हैं उनको बड़ी मार्केट्स में बिल्कुल नापसंद किया जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तानी चावल की मांग है। और ये मेरे ख्याल से हुकूमत ने बहुत ठीक फ़ैसला लिया है। 25 जून को आपके सामने ये नोटिस नज़र आ रहा होगा। इसके तहत ये 13 जहर का इस्तेमाल, इनको अपने डिस्प्ले पे रखना, इसके साथ साथ बेचना, इस पे मुकम्मल पाबंदी है, और ये पाबंदी बरकरार रहेगी पूरे चावल के सीज़न में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अहसन फ़ैसला है पंजाब में हुकूमत ने जो लिया है, तो इस पे इनको मुबारक भी देते हैं और इनकी तारीफ़ भी करते हैं। इसके साथ ही जनाब, आप हमारी साथ कनेक्ट रहें, हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, उसके थ्रू अपने सवालात भेज सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में आ सकते हैं। तो ये तरीका जो है उससे आपके मज़ीद सवालों के जवाब देते रहेंगे। आज हमने कोशिश की आपके सवालों का जवाब देने का, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपके मज़ीद सवालात के जवाबात लेकर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।